हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। बच्चों, कभी देखा है आपने कि स्प्रिंग के अंदर एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है? मतलब कि मान लो कि मैं यहाँ पे एक सिस्टम मान लेता हूं जिसमें एक स्प्रिंग के साथ कोई एक मास यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अभी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है फिलहाल। ये जो फिगर ए है ना, ये फिगर ए को आप यहां पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब कि वो ब्लॉक वहीं का वहीं नजर आएगा। वो ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा ना तो राइट हैंड साइड पे मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। मतलब कि स्प्रिंग जो भी है वो अपनी मूल अवस्था में है, ऐसा हम मान सकते हैं। जरा सोचो कि अगर मैं यही ब्लॉक को थोड़ा हल्का सा, जो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, जहां पे हमने ओरिजिन माना है ना, जहां पे हमने ओरिजिन माना है, वहां से मैं उसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं। कितना? इतना, एक्स जितना। अगर मैं उसको इतना शिफ्ट कर देता हूं और फिर उसको छोड़ता हूं, तो क्या होगा? जरा इमेजिन करो क्या होगा। मैंने क्या किया, ये जो ब्लॉक जो स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है, मैंने उसको हल्का सा डिस्प्लेस करवाया राइट हैंड साइड पे। मैंने उसको पकड़ के थोड़ा सा हल्का सा एक्स जितना इतना डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, जो उसकी मूल अवस्था से वहां से। तो अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक को छोड़ूंगा, तो क्या होगा? तो वो ब्लॉक वापिस अपनी ये इक्विलिब्रियम अवस्था को अचीव करने की कोशिश करेगा। क्यों होगा ऐसा? उसके पीछे की वजह यह है कि भाई ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि आप उसको जिस अवस्था में था, इक्विलिब्रियम में थी स्प्रिंग, उससे हल्का सा डिस्प्लेस करते हो तो वो वापस अपनी मूल अवस्था में आने की कोशिश करती है। और क्योंकि वो स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक भी अटैच है, इसलिए स्प्रिंग को हमने हल्का सा खींचा। स्प्रिंग के खींचने के कारण स्प्रिंग में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, उसका उसमें कुछ खींचाव नजर आया। तो वो स्प्रिंग क्या करेगी, वापस जैसे ही मैं इस ब्लॉक को छोड़ूंगा तो वो स्प्रिंग वापस कंप्रेस होकर अपनी मूल अवस्था को अचीव करने की कोशिश करेगी। देखो, प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की ये ब्लॉक के पास नहीं है, वो प्रॉपर्टी स्प्रिंग के पास है। देखो, यहां पे एक और चीज आपको नोटिस करनी है कि भाई स्प्रिंग को ज्यादा नहीं खींच लेना है। अगर आप स्प्रिंग को ज्यादा खींच लोगे तो आपको पता है कि वो अपनी इलास्टिसिटी खो देगी, है ना। हमें उतना ही खींचना है ताकि वो वापस मूल अवस्था में आ सके, हल्की से खींच के छोड़ देना है ना। स्प्रिंग मतलब ज्यादा खींच लोगे तो वो भाई वो अपनी इलास्टिसिटी को खो देगी, है ना। तो स्प्रिंग को दबाया जाता है, रबर बैंड को खींचा जाता है, रबर बैंड को दबाया नहीं जा सकता है ना। तो स्प्रिंग को दबाया जाता है। स्प्रिंग एक्चुअली बनी है, मैकेनिज्म अगर देखते हो तो स्प्रिंग की जो मैकेनिज्म है वो उसके कॉम्प्रेशन के लिए बनी है। आप उसको कॉम्प्रेस करो, जैसे पेन में होती है ना, पेन में आप उसको ऊपर से बटन को दबाते हो तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होती है, जैसे वहां से बटन प्रेस करते हो तो वापस स्प्रिंग रिलीज हो जाएगी, है ना। स्प्रिंग रिलीज हो जाएगी। तो वो कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन के लिए बनी है, लेकिन हम उसको खींच नहीं सकते। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मैं इसको खींच रहा हूं ना, ये जो एक्स है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होगा, हल्का सा मैं उसको डिस्प्लेस करवा रहा हूं, हल्का सा, है ना। ज्यादा नहीं खींच सकता हूं, ज्यादा खींचूंगा तो उसकी इलास्टिसिटी चली जाएगी। तो स्प्रिंग के केस में मैंने क्या किया, मैंने ये ऑब्जेक्ट को, ये ब्लॉक को मैंने हल्का सा एक्स जितना, ये एक्स डायरेक्शन में खींच लिया। और जैसे ही खींच के मैंने इसको छोड़ा, देखो जब तक मैं पकड़ के रखता हूं तब तक तो कुछ भी नहीं होगा, वो ब्लॉक वहीं पे नजर आएगा। लेकिन जैसे मैं उसको छोड़ता हूं ना, तो वो वापिस वो ब्लॉक अपनी मूल अवस्था पे आता नजर आएगा। खैर, यहां पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगी, मतलब कि वो वापिस यहां पे आएगा, लेकिन यहां से और आगे चला जाएगा, और फिर यहां तक कंप्रेस हो जाएगी, फिर वापस वो यहां पे आएगा और यहां से और आगे चला। तो मतलब कि ये जो दो पॉइंट है ना, इन दो पॉइंट के बीच में वो कंटिन्यूअसली ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा। अगर हम मान ले कि ये जो सरफेस जिसके ऊपर ये ब्लॉक ऐसे शिफ्ट हो रहा है, वो सरफेस, ये वाली जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, तो ठीक है, तो ऐसा हमें कुछ नजर आएगा। लेकिन वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में, ऑसिलेशंस एंड वेव में, है ना। तो ऑसिलेशन का जो चैप्टर होगा वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ऐसा समझ लो कि भाई ये स्प्रिंग को मैंने हल्का सा खींचा, क्योंकि मैंने ब्लॉक को शिफ्ट किया, तो ब्लॉक क्योंकि स्प्रिंग के साथ अटैच था, तो देखो स्प्रिंग खींची, स्प्रिंग हल्की से कितनी कितनी खींची, तो जितना मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेस करा उतनी खींची। ये उसकी मूल अवस्था थी। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये फिगर में आपको खींचाव नजर आ रहा है, स्प्रिंग थोड़ी एक्सपांड हुई है ना, कितनी, एक्स जितनी एक्सपांड। और जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा, वो तुरंत स्प्रिंग वापस कंप्रेस होकर अपनी मूल अवस्था को अचीव करने की कोशिश करेगी, है ना। तो यहां पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए।
अच्छा, एक और अवस्था भी देख लो, उसके बाद वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए वो हम पता करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने खींचा, मान लो कि अगर मैं ये मूल अवस्था से अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता, मतलब कि मैं ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता एक्स जितना, जैसे कि ये पोजीशन में दिया गया, ये फिगर सी में आप देखो मैंने क्या किया, अभी मैंने ब्लॉक को, यही ब्लॉक को मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड मैंने उसको कंप्रेस किया, मतलब कि उसको दबाया, उसको शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट किया, एक्स जितना। और एक्स जितना शिफ्ट करने के कारण भाई स्प्रिंग में क्या हुआ, कॉम्प्रेशन नजर आया, है ना, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुई, कितनी कॉम्प्रेस हुई भाई, एक्स जितनी। अभी सोचो ये अवस्था में अगर मैं यहां से ब्लॉक को छोड़ देता हूं, जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो वापिस वो ये डायरेक्शन में शिफ्ट होकर अपनी मूल अवस्था को अचीव करने की कोशिश करेगा, है ना। होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या आपने एक चीज नोटिस की, यहां पे ये दोनों केस हमने देखे, एक में मैंने ब्लॉक को इस तरीके से शिफ्ट किया ताकि ये स्प्रिंग में एक्सपांशन नजर आए, और एक केस में मैंने ब्लॉक को इस तरीके से शिफ्ट किया ताकि ये स्प्रिंग में कंप्रेशन नजर आए। और दोनों केस में हमने क्या देखा, जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो ब्लॉक को, तो वापिस वो अपनी मूल अवस्था में आने की कोशिश करता है, मतलब कि अगर एक्सपांड हुई स्प्रिंग है तो वो वापिस कॉम्प्रेस होकर मूल अवस्था में आने की कोशिश करती है, अगर वो कॉम्प्रेस हुई हुई स्प्रिंग है तो वो वापिस एक्सपांड होके मूल अवस्था को अचीव करने की कोशिश करती है ना। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कि ऐसा कौन सा फोर्स है कि जो वापस उसको मूल अवस्था में लाने के लिए, या फिर मैं बोलूं रिस्टोर करने के लिए एप्लीकेबल है ना। ऐसा कोई तो फोर्स यहां पे लग रहा है स्प्रिंग के अंदर कि जो वापस उसको रिस्टोर कर रहा है, जो उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, ये फिगर ए में दिखाई गई है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो ऐसे केस से अगर आप हल्का सा भी स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करते हो या तो एक्सपांड करते हो, तो वापस स्प्रिंग रिस्टोर होकर अपनी मूल अवस्था में आती है। तो ये रिस्टोर करने वाला फोर्स कोई तो होना चाहिए, जो मैं नहीं लगा रहा हूं। मैं तो सिर्फ उसको उसकी जो मूल अवस्था है उससे उसको हटाने की कोशिश करता हूं ना। मैं फोर्स जो भी लगाऊं उससे क्या होगा, उससे या तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी या तो एक्सपांड होगी, है ना। तो मैं तो उसके इक्विलिब्रियम स्टेट को बिगाड़ने की कोशिश करता हूं। तो मेरे द्वारा जो फोर्स लग रहा है, इससे कुछ अपोज में कोई फोर्स लग रहा है, नजर आ रहा है आपको। जैसे कि ये फिगर बी में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि भाई ये ब्लॉक को मैंने क्या किया, मूल अवस्था से इसको हल्का सा ये डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, तो उसको शिफ्ट करने के लिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था। लेकिन जैसे ही मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टॉप किया, मैंने ये ब्लॉक को रिलीज किया, तो भाई वो अपने आप ब्लॉक वापस ये लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया और अपनी मूल अवस्था को अचीव करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ये स्प्रिंग जो भी है वो वापस रिस्टोर होने की कोशिश करेगी। तो आप देखो रिस्टोरेशन जो फोर्स है ना, स्प्रिंग को रिस्टोर करने वाला जो फोर्स है, वो मेरे फोर्स के तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। वो ऐसा फोर्स है कि जो मेरे एक्सटर्नल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। आप चाहे ये फिगर बी देखो या फिगर सी देखो, इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसको ये डायरेक्शन में, है ना। मैंने ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में शिफ्ट किया, तो मैंने फोर्स लगाया लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, तो यहां पे स्प्रिंग को रिस्टोर करने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अभी राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में। मतलब कि मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया रिस्टोरेशन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो भाई कोई तो ऐसा फोर्स है कि जो स्प्रिंग को हर अवस्था में रिस्टोर करने की कोशिश करता है, चाहे आप उसको कंप्रेस कर दो या फिर आप उसको एक्सपांड कर दो, उसको वापस मूल अवस्था में लाने के लिए एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स है कि जो यहां पे प्रेजेंट है। और वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वो हमेशा मैं जो फोर्स लगाता हूं, मैं जो उसके इक्विलिब्रियम स्टेट में से उसको अनबैलेंस स्टेट में लाने के लिए मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। तो हमने यहां पे दो चीजें देखी, एक तो कोई ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स का अस्तित्व होना चाहिए, और दूसरा वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा मेरे द्वारा लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। तो हमने यहां पे दो चीजें नोटिस की, क्या आपको भी ये चीज नोटिस हुई? अब ध्यान से देखोगे तो नोटिस हो जाएगी, है ना। तो भाई हाँ, हमें यहां से एक पिक्चर तो क्लियर हुआ कि भाई ये स्प्रिंग को आप जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट से बाहर निकालते हो, मतलब कि उसको अनबैलेंस करते हो, मतलब कि जो उसका मूल उसकी जो अवस्था है उससे या तो उसको आप कंप्रेस कर देते हो या तो उसको एक्सपांड कर देते हो, तो ऐसे केस में स्प्रिंग वापिस अपने
मूल पोजीशन को अचीव करने के लिए जब रिस्टोर होगी, तब कोई ऐसा फोर्स होगा कि जो उसको रिस्टोर करेगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा हमारे द्वारा लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, है ना। बच्चों, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। हम क्या बोलेंगे इसको? स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे, है ना। तो हमारे लिए ये रिस्टोर करने, स्प्रिंग को वापस मूल अवस्था में लाने के लिए जो फोर्स एक्ट करने वाला है, वो रिस्टोरिंग फोर्स को हम नाम देंगे स्प्रिंग फोर्स, है ना। और जिसको एफएस से डिनोट किया जाता है, जिसको एफएस से डिनोट किया जाता है ना। इस एफ सफिक्स एस, जैसे हम फ्रिक्शन के लिए स्मॉल एफ ये नोटेशन यूज करते हैं ना, एक्सटर्नल एजेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? एफ सफिक्स ई एक्स टी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से स्प्रिंग में लगने वाला जो फोर्स होता है, जो उसको रिस्टोर करने के लिए वहां पे लगता है, वो फोर्स को हम नाम देते हैं स्प्रिंग फोर्स, और उसको डिनोट करते हैं एफ सफिक्स एस से। अभी क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हाँ चलो, हमने ये तो अज्यूम कर लिया, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जिसको हम बोलते हैं, अभी मैं रिस्टोरिंग फोर्स बार बार नहीं बोलूंगा, मैं इसको अभी स्प्रिंग फोर्स बोलूंगा। तो भैया, ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है, वो स्प्रिंग फोर्स हमेशा हमारे द्वारा लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के अपोज में लगता है ना। हमारे द्वारा लगाए गए जो हमारे एक्सटर्नल फोर्स है उसके अपोज में लगता है। लेकिन सवाल यह भी आता है कि भाई वो कितना लगता है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वो स्प्रिंग फोर्स जो भी लगता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, है ना, वो कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। तो भाई यहां पे बहुत ही सिंपल पॉइंट है, हुक जी ने ये हमें बताया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हुक जी बोल रहे हैं। हुक जी ने ऐसा बताया था कि भाई ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, वो जो डिस्प्लेसमेंट हम करवाते हैं स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करने के लिए या एक्सपांड करने के लिए, जो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कर, जैसे कि मैं बोलूं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब कि x जीरो से मैंने उसको x जितना डिस्प्लेस करवाया, चाहे राइट हैंड साइड पे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, मैंने उसको x जितना डिस्प्लेस करवाया, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है ये x के। मतलब कि आप जितना डिस्प्लेस करवाते हो, उतना डिस्प्लेसमेंट के सीधा प्रोपोर्शनल होगा ये स्प्रिंग फोर्स। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये हुक जी बता रहे हैं ना, हुक्स लॉ जिसको बोला जाता है। तो भैया हुक्स लॉ क्या बोलता है? तो यहां पे लिखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक जी ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था, और उन्होंने बताया कि भाई ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स है, वो हमेशा सीधा प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। मतलब कि मैं यहां पे पूरा सेंटेंस तो नहीं लिखूंगा, बट मैं इतना लिखूंगा कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। बच्चों, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ना, ये प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, और वो कांस्टेंट को मैं क्या बोल देता हूं? वो कांस्टेंट को मैं के बोल देता हूं। लेट्स से ये के है, ठीक है, तो ये हो जाएगा के एक्स। देखो, मैंने यहां पे थोड़ी स्पेस रखी है। ये स्पेस इसलिए रखी है क्योंकि मुझे यहां पे एक साइन लगानी है, दैट इज द माइनस साइन। ये जो साइन है, दैट इज द माइनस साइन। ये माइनस साइन क्यों? क्या आपने ये नोटिस नहीं किया कि जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है, जो भी स्प्रिंग फोर्स है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट, हमारे द्वारा किए गए डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे देखोगे तो हमने डिस्प्लेस करवाया पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये जो एफ एस है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है ना। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट करवाया नेगेटिव डायरेक्शन में, फिगर सी में, और ये जो एफ एस लगेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो अब देखो, दोनों केस को यहां पे देखो, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है ना। तो इसीलिए अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ है तो ये फोर्स होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है तो फोर्स ये एफएस जो भी लगेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए मैंने यहां पे माइनस साइन लगा दी है ना। तो ये जो एफएस होता है बच्चों, अब आपको ये याद रखना है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस के एक्स के बराबर होता है। ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो माइनस के एक्स के बराबर होता है। और ये किसने बताया था? हुक जी ने बताया था। हुक जी ने ये बताया था कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो सीधा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। और यही प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, जिसको हमने बोल दिया स्प्रिंग कांस्टेंट। जी हाँ बच्चों, ये जो के हमने अज्यूम किया है, ये के कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसको बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। सो वेयर हम यहाँ पे लिखेंगे, वेयर दिस के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट।
ठीक है। और इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, इसका यूनिट आएगा न्यूटन अपॉन मीटर, है ना, न्यूटन अपॉन मीटर। अगर मैं देसी लैंग्वेज में बताऊं तो ये के क्या डिनोट करता है, तो भाई ये के ये डिनोट करता है कि आपकी जो स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग आपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की है, वो कितनी लचीली है, ठीक है, उसका लचीलापन कितना है वो ये आइडेंटिफाई करके देता है, वो आपको बताता है। स्प्रिंग कांस्टेंट ये चीज हमें बताता है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो के है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट के, इसको हम नाम देंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। आप देख सकते हो के को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू एफ एस बाई एक्स। एफ एस मतलब की फोर्स जो न्यूटन में नापा जाता है, एंड एक्स मतलब की डिस्प्लेसमेंट जो मीटर में मेजर होता है। तो इसीलिए के का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात स्प्रिंग फोर्स की, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, माइनस के एक्स के बराबर। क्या आपको ये समझ में आ गया कि क्यों हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाई, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे बी एंड सी दोनों सिचुएशन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ है तो ऐसे केस में आपको एफ एस नेगेटिव डायरेक्शन में लगता नजर आएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है तो ऐसे केस में ये फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगता नजर आएगा। इसीलिए यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है, माइनस के एक्स लिखा है ना। क्लियर, क्लियर हुआ ये। अच्छा, अभी अगर मैं आपको पूछूं कि भाई अगर ये स्प्रिंग फोर्स इतना लग रहा है तो ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हुआ होगा, मैं यहां पे एक्सटर्नल एजेंट की वजह से कितना वर्क डन हुआ वो नहीं पूछना चाहता हूं। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई ये जो स्प्रिंग फोर्स है उसके द्वारा कितना वर्क डन हुआ। भाई वर्क डन तो हुआ होगा ना उसके द्वारा, वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स भी देखा ही जाएगा, आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। और ये सीधी बात है कि आप समझो कि मैं ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट था उससे मैंने इसको, ये ब्लॉक को डिस्प्लेस करवाया, तो डिस्प्लेस करवाने के लिए मैंने फोर्स लगाया था, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं तो वापिस वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। मतलब कि जितना डिस्प्लेसमेंट मैं करवाया था उतना ही डिस्प्लेस होकर वो वापिस अपनी मूल अवस्था में आता है, और वो कौन लेके आता है, एफ एस। तो सीधी सी बात है कि तो एफ एस लगने के कारण वो वापिस उतना ही डिस्प्लेसमेंट करके ये मूल अवस्था में आता है। तो कहीं ना कहीं ये एफ एस के द्वारा कुछ तो वर्क हुआ होगा, है ना। तो बस वही पता करना है कि वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स कितना हो सकता है ना, वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स कितना हो सकता है। लेकिन वो निकालने से पहले हम ये डायग्राम को भी समझ लेते हैं। इट इज द प्लॉट ऑफ एफ एस वर्सेस एक्स। देखो ये बहुत ही सिंपल सा प्लॉट है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे, अगर आपको पता हो तो ये y इज इक्वल्स टू ए एक्स, अगर मैं ऐसी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने जाऊं तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी कि जो ओरिजिन में से पास होती होगी, है ना, ओरिजिन में से पास, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जीरो है। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ये है सीधा सा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट, है ना। लेकिन अगर उसमें कांस्टेंट टर्म जीरो हो तो ऐसे केस में जो भी हमें यहाँ पे मिलेगी, जो भी हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी कि जो ओरिजिन में से पास होती हो। तो अल्टीमेटली आप देखो, और आप अगर इसको प्लॉट भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई y इज इक्वल्स टू एक्स, अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो जब x की वैल्यू 1 तब y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, तो आप देखोगे तो इसका प्लॉट कैसा आएगा, आपको ये स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखेगा जो ओरिजिन से पास होता हो। जब x 0 तब y 0, जब x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू, जब x इज 3 तो y इज इक्वल टू, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर जरा सोचोगे कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स का अगर मैं प्लॉट करने जाऊं तो वो प्लॉट कैसा आएगा, तो आप देखो जब x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू माइनस 1, है ना, x1 y इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब कि ये प्लॉट ऐसा नजर आएगा, है ना। उसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव प्लेस करते जाओगे तो y आपको पॉजिटिव मिलता है, तो ये प्लॉट आगे बढ़ाओगे तो ऐसा नजर आएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी तो ऐसा ही है। ये एफ एस को y मान लो और ये x है, ये कुछ कांस्टेंट टर्म है। यहां पे हमने y इक्वल टू x लिखा है, हो सकता है कि मैं इसको y इक्वल टू x ले लूं तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्लॉट मिलेगा। यहाँ पे y इक्वल टू माइनस टू एक्स तो उस हिसाब से हमें प्लॉट मिलेगा, है ना। लेकिन वो दोनों केस में, चाहे y इक्वल टू x ले लो या y इक्वल टू ट्वाइस x ले लो, दोनों केस में आपको जो प्लॉट मिलेगा वो ये ओरिजिन में से पास होते एक स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगी, है ना। थोड़ी वो एंगल चेंज हो सकता है, अगर y इक्वल टू एक्स है तो ऐसे केस में आपको एंगल 45 डिग्री का मिलेगा, लेकिन अगर वो y इक्वल टू ट्वाइस एक्स है तो एंगल 45 से अलग मिलेगा, है ना। तो आप ये समझ सकते हो। तो बस यही फॉर्मेट है, तो इसका भी अगर हम प्लॉट करने जाए
तो इसका प्लॉट भी कैसा मिलेगा, देखो ये ब्लू लाइन को देखो, इसका प्लॉट भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वो ऐसा प्लॉट कि जो ओरिजिन से पास होता हो, है ना, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी जो ओरिजिन से पास करती हो। और आप समझ सकते हो कि यहां पे अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखता जाऊंगा तो ऐसे केस में मुझे ये फोर्स नेगेटिव मिलेगा, x पॉजिटिव तो फोर्स नेगेटिव। तो देखो x पॉजिटिव, पॉजिटिव x के लिए फोर्स नेगेटिव, तो ये यहां पे पॉजिटिव x के लिए जो fs वर्सेस x का प्लॉट होगा वो हमें ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। और उसी तरीके से अगर मैं x नेगेटिव प्लेस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो fs वर्सेस x का प्लॉट हमें कैसा नजर आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नजर आएगा, है ना। तो ये है इसका प्लॉट एफएस वर्सेस एक्स का, समझने के लिए बहुत ही सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स की। देखो हमने स्प्रिंग फोर्स तो देख लिया कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कैसा होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हुक जी ने बताया था कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, है ना। और हमने वही प्रोपोर्शनलिटी को एक कांस्टेंट के तौर पे अज्यूम कर लिया और उसको हमने बोल दिया, नाम दे दिया स्प्रिंग कांस्टेंट। बात आती है यहाँ पे नेगेटिव साइन की, तो नेगेटिव साइन क्यों आई उसको भी मैंने समझाया कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है तो ऐसे केस में स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है तो ऐसे केस में स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन है, और उसका प्लॉट आप अगर ड्रॉ करोगे तो प्लॉट आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन की जो ओरिजिन में से पास हो रही है, लेकिन लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के लिए फोर्स मिलेगा नेगेटिव, इसीलिए हमें ये प्लॉट जो भी है वो सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, है ना। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स की। तो बच्चों अगर मैं निकालना चाहूं कि भाई ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हुआ होगा, या फिर अगर मैं निकालना चाहता हूं कि भाई ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन कितना निकल सकता है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो चलिए बात उसकी भी कर लेते हैं। तो भाई वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हो सकता है, भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, जरा सोचो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। भाई वर्क डन कैन बी रिटर्न एज, इन जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो वर्क डन, क्योंकि आप देखो ये वेरिएबल फोर्स होगा, मतलब कि जितना एक्स ज्यादा उतना एफ एस ज्यादा, ये x के ऊपर सीधा डिपेंडेंट है, एफ एस एक्स के सीधे प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, 1 मीटर लेता हूं, तो उस हिसाब से यहां पे फोर्स जनरेट होगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 मीटर लेता हूं तो उस हिसाब से यहां पे फोर्स जनरेट होगा, मतलब कि ये तो वेरिएबल फोर्स है। और अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल xi से लेके xf तक वेरिएबल फोर्स इनटू dx, है ना, यही तो इसका फॉर्मूला है, यही तो इसका फॉर्मूला है ना। वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन xi से लेके xf, यहां पे फोर्स कौन सा है, fs इनटू dx। हालांकि यहां पे ds होना चाहिए, लेकिन मैंने सीधा dx लिखा है क्योंकि सारी जो मोशन होगी स्प्रिंग की, हमने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आप फिगर में देख सकते हो सारे डिस्प्लेसमेंट हो गए x डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे dx लिख दिया है ना। चलिए, तो अभी सारी वैल्यू प्लेस करते हैं। मान लो ये केस में मैं x तक डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा रहा हूं, मैं कोई xm वैल्यू तक डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, है ना, मैं यहां पे xm वैल्यू तक डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूं, मैं xm तक डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूं, कहां से, 0 से लेके xm तक का डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो मेरे लिए यहां पे इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगी, 0, मूल अवस्था से मैं उसको डिस्प्लेस कहां तक करवाना चाहता हूं, xm तक, है ना, xm तक डिस्प्लेसमेंट करवा रहा हूं, तो xm तक fs की वैल्यू क्या है भाई, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहां से देखो ये माइनस के तो कॉमन बाहर आ जाएगा, कॉमन नहीं बोल सकते इसको, बाहर ले लिए ऐसा बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 0 से लेके xm x dx। अच्छा बच्चों जरा मुझे बताओ कि ये x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, तो x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो सकता है x स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके xm की लिमिट, है ना। तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूं कि तो यार ये वर्क डन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये वर्क डन मुझे कितना नजर आएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा xm का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। और मैं अगर इसको लिखता हूं तो वर्क डन ड्यू टू दी, यहां पे मैं
टू बी स्पेसिफिक, वर्क डन ड्यू टू दी, ये एस लिखता हूं, स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स, भाई वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स कितना आया, देखो भाई आप यहां से देखो -12 के एक्सएम स्क्वायर के बराबर आया है ना। तो यहां पे तो हमने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू ली थी कि भाई मैं मान लो कि ओरिजिन से उसको ये डायरेक्शन में या ये डायरेक्शन, कोई भी एक डायरेक्शन में मैं एक्सएम जितना डिस्प्लेस करवा रहा हूं, तब मुझे यहां पे वर्क डन कितना मिला, -12 के एक्सएम स्क्वायर के बराबर। तो इन जनरल सेंस में अगर मुझे इसको लिखना है, इन जनरल सेंस में अगर मुझे लिखना है, तो वर्क डन ड्यू टू दी ये स्प्रिंग फोर्स मुझे कितना नजर आएगा, तो -12 के एक्स स्क्वायर के बराबर है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, तो -12 के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो ये हो गया हमारा इन जनरल सेंस का फॉर्मूला। आप यहां पे हमने ऊपर एक्सएम लिया था, हम मान लो कि एक्सएम तक डिस्प्लेस करवाया, तो ऐसे केस में एक्सएम पर इन जनरल सेंस में मैं एक्सएम को मान लेता हूं कि वो एक्स है, तो ऐसे केस में इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, ये -12 के एक्स स्क्वायर। आपको जहां तक का डिस्प्लेसमेंट करवाना है वो एक्स की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दोगे, तो उस हिसाब से वो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा हुआ वर्क डन भी आप यहां से पता लगा सकते हो। क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए एक और पॉइंट यहां पे देखो बच्चों, स्प्रिंग फोर्स जो भी लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। इसीलिए यहां पे हमें इसके द्वारा होने वाला वर्क डन जो मिला वो क्या मिला, नेगेटिव मिला, है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या, माइनस के एक्स, तो ये माइनस की वजह से हमें यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स -12 के एक्स स्क्वायर मिला, है ना। लेकिन अगर मैं उसके अलग फॉर्म में, अगर मैं आपको एक अलग सेंस से आपको ये पूछ लूं कि भाई वर्क डन ड्यू टू दी एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ होगा, अगर मैं यहां पे आपको यह पूछ लूं कि वर्क डन ड्यू टू दी एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां पे कैलकुलेट किया और मैंने देखा कि वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स मुझे मिल रहा है कितना, वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स मुझे मिल रहा है -12 के स्क्वायर, तो उसी के सेंस में मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि वर्क डन ड्यू टू दी एक्सटर्नल एजेंट, यहीं पे लिख सकता हूं। तो इसके हिसाब से वर्क डन ड्यू टू दी एक्सटर्नल एजेंट वो इसके पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होगा, मतलब कि हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स -12 के एक्स स्क्वायर है, तो वर्क डन ड्यू टू दी एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, हाफ प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, है ना, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। क्योंकि जितना हम ये समझ सकते हैं कि जितना मैं स्प्रिंग को कॉम्प्रेस या एक्सपांड करूंगा उतनी स्प्रिंग रिस्टोर होगी। तो जितना मैंने एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे उसको कॉम्प्रेस किया होगा या फिर एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे मैंने उसको एक्सपांड किया होगा, उसके लिए मैंने जितना वर्क किया होगा उतना ही वर्क वो स्प्रिंग फोर्स को करना पड़ेगा उसको रिस्टोर करने के लिए, है ना। तो जितना वर्क स्प्रिंग फोर्स के द्वारा हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी पॉजिटिव वैल्यू या उसकी पॉजिटिव वैल्यू हम एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हुए वर्क डन की मान सकते हैं, है ना। तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, -12 के स्क्वायर, तो उसी के रिलेटेड अगर मैं बोलूं कि वर्क डन ड्यू टू दी एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, तो वो होगा +12 के एक्स स्क्वायर। ये दोनों में ध्यान रखना है, जितना मैं वर्क करूंगा उतना ही वर्क ये स्प्रिंग फोर्स भी करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फर्क इतना ही आएगा। अगर मैंने वर्क किया, मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। आप दोनों केस ले लो, मैं जिस एफ एक्सटर्नल देखो यहां पे उसी डायरेक्शन में एक्स होगा, आप एक्स एक्सटर्नल यहां पे देखो उसी डायरेक्शन में आपको एक्स दिखेगा, है ना। तो यहां पे मेरे द्वारा जो भी वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो भी वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो भी वर्क होगा वो उसके अपोजिट होगा, है ना, वो उसके अपोजिट होगा। इसलिए मेरे द्वारा वर्क डन जो भी होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे ही केस में स्प्रिंग के द्वारा जो भी स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो भी वर्क होगा वो होगा -12 के एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सेम होंगे, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगी। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। चलिए तो एक और पॉइंट यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। सवाल दिमाग में यह आता है कि क्या सच में ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव नेचर वाला होता है, क्या ये कंजर्वेटिव होता है, जरा सोच के बताओ, क्या ये स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, क्या स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। ठीक है, चलो पता करते हैं क्या स्प्रिंग फोर्स सच में कंजर्वेटिव नेचर वाला है कि नहीं है, पता करते हैं। तो भाई
कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है कि जिसके द्वारा जितना वर्क डन पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है उतना ही वर्क डन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होता है ना। या फिर मैं ये बोलूं कि भाई टोटल क्लोज लूप के लिए वर्क डन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऐसा फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है कि जो सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता हो, उसको हम कंजर्वेटिव नेचर बोल सकते हैं, है ना। उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं। तो सवाल यह आता है कि क्या ये स्प्रिंग फोर्स ये कंजर्वेटिव नेचर वाला है कि नहीं है, मतलब कि साइक्लिक प्रोसेस में उसका टोटल वर्क डन क्या जीरो है कि नहीं है। तो भाई हम पता करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, साइक्लिक प्रोसेस मतलब कि क्या, मैंने जिस पोजीशन से ये घटना स्टार्ट की, ये वर्क डन निकालना स्टार्ट किया, वापस उसी पोजीशन पे अगर मैं वर्क डन निकालता हूं, मतलब कि जो मेरी इनिशियल पोजीशन है वही मेरी अगर फाइनल पोजीशन मान लो, तो ऐसे केस में मुझे वर्क डन क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, है ना। मतलब पूरी एक क्लोज लूप में मुझे वर्क डन जीरो मिलना चाहिए। अगर जीरो मिलता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। तो मैं बस यही करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे वही वर्क डन ड्यू टू दी ये कंजर्वेटिव फोर्स लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम रखता हूं। मैं यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम रखता हूं, है ना। तो मैं यहाँ पे वर्क डन तो निकालूंगा, वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स तो निकालना चाहता हूं, लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट लगाता हूं कि जो मेरी इनिशियल पोजीशन है वही मैं यहाँ पे फाइनल पोजीशन रखता हूं। तो मान लो कि मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे मैं एंड करता हूं। तो मान लो कि मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया था स्प्रिंग को डिस्प्लेस करवाना, और वापस ओरिजिन पे ही उसको खत्म करता हूं, है ना। तो ऐसे केस में देखो मुझे ये वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स कितना मिलेगा। तो एफ एस इंटू डी एक्स, सारी वैल्यू प्लेस करते जाओ, जीरो से लेके जीरो, मतलब कि यहां से मैंने जर्नी स्टार्ट की, यहां से डिफ्लेक्ट करवाया, वापस वहां पे आके छोड़ दिया, है ना। तो ऐसे केस में वर्क डन कितना मिलेगा, तो भाई देख लेते हैं। तो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। आप देखो यहां से माइनस के को आप बाहर निकाल दो, और एक्स का इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आपको आंसर क्या मिला, जीरो मिला। आंसर क्या मिला, जीरो मिला। तो इसका मतलब ये होता है कि वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स फॉर द क्लोज साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। मतलब कि यस, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो यस, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव, है ना। स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स की ही अगर हम बात करें, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो अगर हम सिर्फ स्प्रिंग फोर्स की ही बात करें यहां पे, तो अगर मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, कोई बाकी और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसे केस में हम वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये वाला पॉइंट लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये वाला पॉइंट हम लगा सकते हैं, है ना। तो ये आप समझ सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स जब सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही लगता हो, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमने देखा कि ये कंजर्वेटिव नेचर वाला है, और किसी कंजर्वेटिव नेचर वाला कोई एक अकेला अटोला फोर्स अगर एक्ट कर रहा है टोटल फोर्स के तौर पे, तो ऐसे केस में वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 100% लगा सकते हैं, है ना। तो यस, अगर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स की ही बात हो रही हो तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि यस, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी होगा ही होगा, है ना। तो ये पॉइंट आई होप सो कि अभी आपको क्लियर हो चुका है। तो यस, हमने पहला एक फोर्स देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ऐसा ही एक दूसरा फोर्स हमारे पास यहाँ पे स्टडी में आया, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स, इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर स्प्रिंग फोर्स हो, ऐसे दो केस में हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। लेकिन 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 कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब लग सकता है जब या तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, या तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या फिर सिर्फ दोनों, वो दोनों कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहे हो, बाकी कोई फोर्स ना लग रहा हो। ऐसे केस में ही हम वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हेडिंग तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। भाई हमने यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग फोर्स देख लिया, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा होने वाला वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव कर दिया, सारी चीजें तो डिराइव कर ली। अभी क्या बाकी है, अभी एक और चीज बाकी है कि जरा सोचो
कि भाई ये स्प्रिंग फोर्स के आप ये स्प्रिंग फोर्स को अभी दिमाग से हटा दो, ऐसा सोच लो कि भाई अगर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो और फिर छोड़ते हो, या फिर उसको हल्का सा खींच के फिर छोड़ते हो, वो वापस रिस्टोर क्यों हो जाती है? आप बोलोगे कि सर स्प्रिंग फोर्स की वजह से। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से, लेकिन अभी 1 मिनट के लिए स्प्रिंग फोर्स को दिमाग में से निकाल दो। आप ऐसा समझो कि फिजिक्स तो ऐसा बोलता है कि भाई जब तक किसी के पास उतना डिस्प्लेसमेंट करने की एनर्जी नहीं होती है, तब तक वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो पाता है ना? तो अगर मान लो कि मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया और फिर छोड़ा, तो वो रिलीज होकर वापस मूल अवस्था में आ जाएगी। अगर मान लो कि मैंने स्प्रिंग को हल्का सा एक्सपांड करके छोड़ा, तो वापस वो रिलीज होके कंप्रेस हो जाएगी, है ना, मतलब मूल अवस्था में आ जाएगी। तो भाई ये इसको रिस्टोर होने के लिए भी डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा ना, जितना मैंने उसको खींचा है या इसको कंप्रेस किया उतना वापस उसको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो भाई जरा सोचो, उसके पास वो एनर्जी आती कहां से है? कहीं से तो वो एनर्जी आई होगी, है ना? कहीं से तो वो एनर्जी आई होगी। वो एनर्जी आई कहां से स्प्रिंग के पास? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना? स्प्रिंग को रिस्टोर होने के लिए वापस उतना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसके पास वो एनर्जी आई कहां से? अगर ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं जब स्प्रिंग को हमने कॉम्प्रेस किया था या फिर हमने एक्सपांड किया था, तब ऐसे केस में हमने अपनी एनर्जी लगाई थी उसको कंप्रेस करने के लिए या एक्सपांड करने के लिए, है ना? और वही एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाती है, जो वापस यूज होगी उसको रिस्टोर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम जो एनर्जी लगा रहे हैं उसको कंप्रेस करने के लिए या एक्सपांड करने के लिए, वही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो एनर्जी वापस यूज होगी जब वो रिस्टोर होना चाहेगी तब, है ना? तो कहीं ना कहीं यहां पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग है, उसको हम यही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लो कि जब वो अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि मैं इसको यू आई बोल देता हूं, वो जीरो है। और जब मैंने इसको एक्सपांड किया, केस नंबर 2 ले लो, तब उसकी मान लो पोटेंशियल एनर्जी लेट से यूएफ है, या फिर यूएफ ना बोल के मैं इसको यू बोल देता हूं। तो ये उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। जैसे हमने वहां पे माना था ना कि ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसको हमने रेफरेंस मान लिया है। और इसके बेस पे अगर मैं स्प्रिंग को एक्सपांड करता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं उसको खींच के एक्सपांड करूंगा, वो अपने आप खींची नहीं जाएगी, है ना? स्प्रिंग रिस्टोर हो सकती है, स्प्रिंग अपने आप एक्सपांड या कॉम्प्रेस नहीं हो सकती है। मतलब कि इनिशियली स्प्रिंग इक्विलिब्रियम स्टेट में ही होती है। आप उसको कंप्रेस करते हो या फिर आप उसको एक्सपांड करते हो, है ना? तो वो एक्सपांड या कंप्रेस करना, मतलब कि उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट में से उसको बाहर लाना, है ना, उसको उसको अनबैलेंस करना, ये काम कौन करता है? एक्सटर्नल एजेंट। आप सोचोगे कि आपके सामने एक स्प्रिंग पड़ी है और आप 1 साल तक उसको देखते रहोगे, तो क्या वो अपने आप एक्सपांड या कंप्रेस होती रहेगी? नहीं होगी, उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। स्प्रिंग रिस्टोर हो सकती है, रबर बैंड भी आपको उसको खींचना पड़ेगा, तो रबर बैंड भी रिस्टोर हो सकता है, अपनी मूल अवस्था में आ सकते। तो मूल अवस्था में अपने आप आते हैं, लेकिन वो मूल अवस्था से बाहर लाने के लिए तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो जब तक आप उसको कंप्रेस नहीं करोगे, एक्सपांड नहीं करोगे, तब तक वो अपनी मूल अवस्था में ही रहेगी। और मूल अवस्था में उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानेंगे? उसके अंदर क्या कोई एनर्जी स्टोर हुई होगी? नहीं हुई होगी, है ना? जो एनर्जी यूज होती है वो रिस्टोर होने के टाइम पे यूज होती है। तो मतलब कि जो हम उसको मूल अवस्था से हम बाहर लाएंगे, मूल अवस्था से उसको बिगाड़ेंगे, उसकी मूल अवस्था जो बैलेंस अवस्था होती है उससे अनबैलेंस करेंगे, तब हम जो एनर्जी लगाएंगे वो एनर्जी असल में वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वापस वही एनर्जी यूज होगी उसको वापस मूल अवस्था में लाने के लिए, है ना? तो मान लो कि हम ये दो पोजीशन से ये जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो मुझे पता है कि फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होती है ना? है ना? और यहां पे ये कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स है ना? तो मैं इसको लिखूंगा माइनस डब्ल्यू एस, या फिर पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होती है। आप चाहे वो लगा लो यहां पे, है ना? हाँ, ये डेल्टा यू को मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा यू को मैं लिखूंगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल
दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा ये स्प्रिंग के केस में वर्क डन ड्यू टू दी कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कि वर्क डन ड्यू टू दी स्प्रिंग फोर्स कितना हमने निकाला, माइनस हाफ के स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां पे ये इनिशियल पोजीशन है उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें हमने अज्यूम कर लिया है कि वहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, तो मैंने इसको जीरो लिख दिया, है ना। और ये है फाइनल पोजीशन, मैंने इसको हल्का सा एक्सपांड किया और उसके लिए मैंने जो एनर्जी इसके अंदर लगाई वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई, है ना। तो ये जो फाइनल अवस्था है इसको हम फाइनल पोजीशन बोलते हैं। जो मैंने इसको x जितना डिस्प्लेस किया तो तब जो मुझे उसकी जो पोजीशन मिली, नया लोकेशन मिला, उसकी वहां की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैंने uf ना लिख के मैंने u लिख दिया। तो देखो अभी u की वैल्यू क्या आ गई, u इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो भाई साहब यहां से स्प्रिंग के अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो यस, स्प्रिंग के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। लेकिन ये कब एनर्जी स्टोर होगी, जब आप स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम स्टेट से अनबैलेंस अवस्था में लेके जाओगे, मतलब कि जब आप स्प्रिंग को अनबैलेंस करोगे तब आपको ये एनर्जी स्टोर होती नजर आएगी। और वो किसकी एनर्जी होगी, तो भाई आप ही की एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है ना। आप जो भी एनर्जी लगा रहे हो उसको इक्विलिब्रियम से बाहर निकालने के लिए इसको या तो कंप्रेस करते हो या तो एक्सपांड करते हो मूल अवस्था से, तब आप जो भी एनर्जी लगा रहे हो वो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है। और वो कितनी स्टोर होती है, तो भैया हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, सो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। क्लियर है? तो हमने यहां पे कितनी चीजें देखी, हमने यहां पे हुक्स लॉ देखा, स्प्रिंग फोर्स देखा, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, माइनस के एक्स के बराबर होता है, वहां पे के क्या है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका यूनिट क्या निकल के आता है, न्यूटन पर मीटर। फिर हमने देखा कि भाई ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हो सकता है, उसका प्लॉट कैसा आ सकता है। और फिर हमने देखा कि भाई स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन आता है माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो उसके रिलेटेड अगर मैं उसके अपोज में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया होगा वो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए या एक्सपांड करने के लिए, तो वो हमने निकाला प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि क्या ये स्प्रिंग फोर्स ये कंजर्वेटिव नेचर वाला होता है कि नहीं होता है, तो हमने देखा कि जी हाँ वो कंजर्वेटिव नेचर वाला होता है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो फोर्स है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो डेट डजेंट मैटर कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, उसके ऊपर वो मैटर नहीं करता है। और हमने इसका प्रूफ भी देख लिया कि अगर मैं इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम कंसीडर करता हूं तो ऐसे केस में मुझे वर्क डन ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स फॉर दैट क्लोज लूप कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। और ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो जी हाँ, ये स्प्रिंग फोर्स जो भी है वो कंजर्वेटिव नेचर वाला होता है। फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग के अंदर, मतलब कि हम जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या एक्सपांड करते हैं, अगर अदर लैंग्वेज में बोलो तो अगर हम स्प्रिंग को अपनी मूल अवस्था से बाहर लेके आते हैं तब हमारे द्वारा जो एनर्जी हम अप्लाई करते हैं वो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाती है। तो सवाल ये होता है कि वो एनर्जी कितनी स्टोर होती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो भाई वो स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये हो गई बातें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग की। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की इसके रिलेटेड। तो भैया एग्जाम्पल 6.8 को देखो, टू सिम्युलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विथ ए माउंटेड springs of a different spring constant. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed 18 km per hour on a smooth road and collide with a horizontally mounted spring of a spring constant 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter, then what is the maximum compression of a spring?
ठीक है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग निकालना है। मतलब कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर आपने डिस्कवरी पे देखा या एनजीसी पे देखा, तो हर एक मैन्युफैक्चर करती है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब भी कार मैन्युफैक्चर करती है तो उसके सेफ्टी एक्सपेक्ट के लिए वो हमेशा एक सिमुलेशन करते हैं कि भाई अगर ये कार इतनी तेजी से अगर दीवार के साथ टकरा जाती है तो कितना नुकसान हो सकता है, कितनी चीजें डैमेज हो सकती है। तो ये सारा जो भी खेल होता है और सेफ्टी के उस हिसाब से रेटिंग दिए जाते हैं कार को, है ना, सबसे सेफ कार कौन सी है, तो ये आप यही सिमुलेशन से आइडेंटिफाई कर पाते हो। आपने शायद डिस्कवरी पे देखा होगा, है ना। तो हर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो अपने जब भी नए मॉडल को लॉन्च करती है तब वो ये एक्सपेरिमेंट हमेशा करती है और उस हिसाब से वो कार को मैन्युफैक्चर करती है, उसके जो अंदर जो पार्ट्स जो पुर्जे होते हैं वो उसी तरीके से मैन्युफैक्चर करती है ना। तो यहाँ पे ऐसा एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि भाई 1000 केजी की एक कार है, ये एक सिमुलेशन है ना, एक सिमुलेशन है। तो उसके अंदर एक 1000 केजी की कार को एक ऐसे सिस्टम के साथ, स्प्रिंग वाली सिस्टम के साथ इसको टकराया जाता है। जैसे कि मान लो कि ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग ये यहाँ पे ये दीवार के साथ बंधी हुई है और ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता जो भी है, ये जो रोड है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ये वाली सरफेस जो भी है वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। और क्या कर रहे हैं वो लोग भाई ये कार को तेजी से, कितनी तेजी से, 18 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेजी से इसको ये स्प्रिंग वाली सिस्टम के साथ टकराते हैं, है ना। तो कार इसके साथ टकराती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कार इसके साथ टकराएगी और टकराने के बाद भाई क्या होगा, क्योंकि स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग के अंदर लचीलापन होता है तो स्प्रिंग क्या होगी, कॉम्प्रेस होगी, है ना। तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी। मान लो कि ये ओरिजिनल पोजीशन थी, तब स्प्रिंग बिल्कुल भी कॉम्प्रेस नहीं थी, तो इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, है ना। मान लो कि ये ओरिजिन है, तो वहां से कितना डिस्प्लेस हुई जब टकराई, टकराने के बाद कितना डिस्प्लेस हुई, तो मान लो कि भाई वो x जितना डिस्प्लेस हुई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, x जितना। या फिर बोलो कितना कॉम्प्रेस हुई, तो भाई x जितना स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुई, है ना। तो आपको बस ये x निकालने को बोला गया है ये क्वेश्चन में कि भाई ये स्प्रिंग कितना कॉम्प्रेस होगी, ये स्प्रिंग कितना कॉम्प्रेस होगी, है ना। तो ये x आपको निकालने को बोला गया है। मैंने देखा ये आपके सामने दोनों फिगर है, तो मैंने देखा कि भाई स्प्रिंग कितना कॉम्प्रेस हो रही है, x जितना कॉम, क्योंकि उसके बाद और कॉम्प्रेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि भाई ये कार है ना, जब टकराई थी तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन टकराने के बाद हो क्या रहा है, उसी की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो रही है। मैंने बताया था कि किसी एक्सटर्नल एजेंट जब भी स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करता है या एक्सपांड करता है, मतलब कि उसकी मूल अवस्था से उसको हटाने की कोशिश करता है, तब उसी के द्वारा लगने वाली एनर्जी उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाती है, ताकि जब ये कार हटेगी तब ये स्प्रिंग वापस रिलीज हो जाएगी और रिलीज होने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट करेगी वो उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके इतना डिस्प्लेसमेंट करेगी जो उसके अंदर स्टोर हो चुकी है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये केस में कार की जो काइनेटिक एनर्जी है टकराने के बाद धीरे धीरे किसके अंदर जा रही है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई कार की वो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि वो तो कम हो रही है ना, वो कन्वर्ट हो रही है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। जैसे जैसे स्प्रिंग कॉम्प्रेस होती है वैसे वैसे ये कार की काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती जाएगी। जब ये कन्वर्जन कंप्लीटली हो चुका होगा, मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जब जीरो होती नजर आएगी, तब हम ये बोल सकते हैं कि ये कार वहां पे रुक जाएगी, है ना। और ये स्प्रिंग तब पॉसिबल हो उतनी मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी होगी, और बस वही एक्स हमें निकालना है, वही एक्स हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको निकालना बहुत ही आसान है। देखो सिंपल तरीके से इसको निकालने की कोशिश करेंगे, हम ये पूरी सिस्टम को देखेंगे और ये पूरी सिस्टम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और मैं यहां पे एक और चीज लगाऊंगा, दैट इज द वर्क एनर्जी थियरम। मैं कौन सी चीज लगाऊंगा, वर्क एनर्जी थियरम, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम मैं ये बोल सकता हूं कि वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के, है ना। देखो यहां पे कोई एक्सटर्नल एजेंट तो है नहीं पिक्चर में, तो इसको हम जीरो कर लेते। यहां पे जो सरफेस हमने अज्यूम करी है वो फ्रिक्शन लेस है, तो इसको भी जीरो कर देते। तो बचा क्या भाई, वर्क डन ड्यू टू दी कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा, स्प्रिंग फोर्स, है ना, वो कंजर्वेटिव नेचर वाला होता है। तो ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स है वो
स्प्रिंग फोर्स है। तो ऐसे केस में हमें पता है कि भाई वर्क डन विद द कंजर्वेटिव फोर्स वो किसके बराबर लिख सकते हैं, तो माइनस डेल्टा यू के बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो ये माइनस डेल्टा यू दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के, और ये डेल्टा यू को वहां पे लेके जाओगे तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, थोड़ा इसको डेल्टा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा के प्लस यू दैट इज इक्वल्स टू जीरो। के प्लस यू तो भाई ये तो मैकेनिकल एनर्जी हो गई ना, तो इसको मैं लिखूंगा इट इज नथिंग बट डेल्टा ई इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि ये वाले केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये सिचुएशन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो फ्रिक्शन है ना तो कोई एक्सटर्नल, मतलब कि मैं धक्का नहीं लगा रहा हूं ये कार को, है ना। वो कार तेजी से आ रही थी और टकराई, और टकराने के बाद स्प्रिंग को उसने कंप्रेस कर दिया, तो मैं थोड़ी ना धक्का लगा रहा हूं, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, ये सरफेस है वो भी फ्रिक्शनलेस है। तो ऐसे केस में मैं ये बोल सकता हूं कि ये यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगा। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूं ई फाइनल दैट इज इक्वल्स टू ई इनिशियल, है ना। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ई फाइनल मतलब कि ये वाली पोजीशन, ये है हमारी फाइनल पोजीशन, ये है हमारी फाइनल पोजीशन, है ना। ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मान लो। और ये इनिशियल मतलब कि ये है हमारी इनिशियल, मतलब कि जब जस्ट वो टकराना स्टार्ट हुई तब की जो पोजीशन है, तब की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनिशियल है। और जब वो कार रुक गई है और स्प्रिंग हो सके उतनी कॉम्प्रेस हो चुकी है, वो होगी हमारी फाइनल पोजीशन। अच्छा, इनिशियल पोजीशन में इसको आगे लिखते हैं फाइनल पोजीशन में। तो फाइनल पोजीशन में, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में आप देखो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैं लिखना चाहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार in the final configuration that is equivalent to final initial potential energy in spring plus initial kinetic energy of car, है ना। ठीक है, क्लियर। चलो अभी लिखो, सारी वैल्यू लिखो। अच्छा, यूएफ मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये है हमारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जिसमें ये स्प्रिंग पूरी जितनी हो सके, पूरी नहीं जितनी हो सकती थी उतनी कंप्रेस हो चुकी है। तो हमें पता है कि इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी तो देखा ना, अभी अभी हमने देखा स्प्रिंग के अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है ना। तो ये हमने यूएफ लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस के फाइनल। के फाइनल कितना, के फाइनल, के फाइनल काइनेटिक किसके पास थी, कार के पास थी। ये पूरी सिस्टम को देखो ना, मान लो कि ये पूरी सिस्टम एक है ना। तो इसकी पोटेंशियल यानी इसकी काइनेटिक, इसको हमें लिखना है ना। तो भाई ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में कार तो रुक चुकी है ना, कार की वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, जीरो हो गई होगी, क्योंकि वही तो काइनेटिक सारी इसके अंदर स्टोर होती जाती है, कन्वर्ट होती जा रही है ना। तो तब कार की वेलोसिटी जीरो, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इन दी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कितनी, जीरो। अच्छा, उसी तरीके से अगर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं तो जब ये कार टकराती है, जस्ट टकराती है, तब स्प्रिंग कॉम्प्रेस नहीं थी, स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में थी। स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में थी तो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी लिख सकते हैं, जीरो। लेकिन तब क्या कार के पास मैक्सिमम वेलोसिटी थी, हाँ। और कार की जो काइनेटिक एनर्जी तब थी वो कितनी लिख सकते हैं, तो भाई लेट्स से हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर कर दो तो यहीं से हमें सारी चीजें मिल जाएगी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो हाफ ने हाफ को कैंसल कर दिया, हमें x निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बाई के टाइम्स वी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां से मैं x की वैल्यू क्या बना सकता हूं, x की वैल्यू दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम बाई के टाइम्स वी, है ना। तो बस आपको सिर्फ यहां पे वैल्यू प्लेस करनी है। भाई m कितना दिया गया है, देखो हमें m दिया गया है 1000 kg, तो ये होगा 1000 डिवाइड बाई के कितना दिया गया है, तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 3, मतलब कि मैं इसको लिखूं 6250। वी कितना है, कार की वेलोसिटी भाई 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। कार की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो ये कितनी होगी, 18 इंटू 5/18, 18 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूं तो ये 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू 5। तो आपके पास कैल्सी है, आप कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए कैल्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो भैया यहाँ पे
ये रहा हमारा कैल्सी। तो कैल्सी का इस्तेमाल करते हैं, अंडर रूट में बाई 1000 डिवाइड बाई 6250। तो ये पूरा अंडर रूट के साथ कितना आया, 0.4 आया। ये आया 0.4, ठीक है। 0.4 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 4 20, तो ये हो जाएगा 2 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 2 मीटर। तो भाई अगर ये कार टकराएगी 18 किलोमीटर पर आवर से, तो वो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगी, वो स्प्रिंग को ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर तक कंप्रेस करेगी, है ना। यही तो हमें यहां से आंसर मिला, और यही हमें पूछा गया था कि मैक्सिमम स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगी। तो भैया मैक्सिमम स्प्रिंग 2 मीटर तक कंप्रेस होगी, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो सिंपल सा हमने क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाए, और हमने देखा कि यहाँ पे कोई एक्शनल एजेंट नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। तो हमने पूरी सिस्टम को ही देख लिया। पहले इनिशियली जब ये कार टकराती है, जस्ट ऐसे कांटेक्ट में आती है, तब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इनिशियल बोल देते हैं। और उसके बाद जब कार रुक जाती है, मतलब कि उसकी सारी काइनेटिक ये स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो चुकी है, तब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। तो सीधा हम इसको ही कंपेयर किए, तो वहीं से हमें आंसर मिल गया। अभी इसी के रिलेटेड एग्जांपल 6.9 भी है। अब देखो 6.9 में क्या बोला है, कंसीडर एग्जांपल 6.7 टेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। मतलब कि यहां पे फर्क इतना है कि भाई वो वहां पे वो जो कॉन्फ़िगरेशन थी, ये जो यहां पे जो दिया गया था उसमें हमें फ्रिक्शन नहीं दिया गया था, और ये वाले केस में हमें क्या बोला है भाई, फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना है, फ्रिक्शन को भी यहां पे आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये सरफेस जिसके ऊपर ये कार मूव हो रही है, वो अगर फ्रिक्शन वाली सरफेस है तो क्या होगा, ठीक है। तो अब स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी, क्योंकि हमें पता है कि स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग भाई सॉरी फ्रिक्शन क्या करता है, स्प्रिंग फ्रिक्शन जो भी है वो स्ट्रो लेके बैठा है, वो ये सिस्टम में से एनर्जी को खींच लेगा, है ना, वो सिस्टम में से एनर्जी को सक कर लेता है। तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगी ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं, है ना, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन गायब नहीं है, फ्रिक्शन तो है। तो मैं यही फिगर को उठा लेता हूं, वहीं पे पेस्ट कर देता हूं, लेकिन अब जो सरफेस हम यहां पे कंसीडर करेंगे वो फ्रिक्शन वाली सरफेस होगी, है ना। हम इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या होता है, यहां पे हमें आंसर क्या मिलता है। बाकी सारी चीजें एज इट इज, बस यहां पे इतना है कि भाई ये जो फ्रिक्शन ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन वाली सरफेस है ना, बस इतना ही यहां पे फर्क है। तो ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन वाली सरफेस है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया गया है, दैट इज द म्यू इज इक्वल्स टू 0.5। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। चलिए तो वापस वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। सो फ्रॉम दी वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो यहां पे आपको थोड़ा सॉल्यूशन खुद से ट्राई करना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको हिंट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आपको खुद से होमवर्क में ट्राई करना है। तो फ्रॉम दी वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी वापस मैं सारी चीजें नहीं लिखूंगा, वर्क डन ड्यू टू दी, जितना काम का है उतना लिखता हूं, वर्क डन ड्यू टू दी फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू दी कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। इसको थोड़ा अच्छे से इलाबरेट कर लेते हैं। तो ये वर्क डन ड्यू टू दी फ्रिक्शन और वर्क डन ड्यू टू दी कंजर्वेटिव फोर्स वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, मतलब कि ये डेल्टा के, मतलब कि मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि वर्क डन ड्यू टू दी फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, है ना, वर्क डन ड्यू टू दी फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं। सो ये हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू दी फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, है ना, इसको मैं यही लिख सकता हूं। और देखो ये फ्रिक्शन अगर कार की मोशन ये डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इसको ये डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि मैं फ्रिक्शन को ये डायरेक्शन में दिखा सकता हूं, है ना, फ्रिक्शन लगेगा ये डायरेक्शन में। मान लो पॉसिबल मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, तो मैं फ्रिक्शन यहां पे पॉसिबल मैक्सिमम लिखूंगा म्यू एम जी के बराबर, है ना, मैं इसको लिखूंगा म्यू एम जी के बराबर। यहां पे भी देखो म्यू एम जी के बराबर लगेगा, तो सारी वैल्यू यहां पे प्लेस कर देते हैं। भाई वर्क डन टू द फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, है ना। तो वर्क डन टू द फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एम जी टाइम्स एक्स। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये फ्रिक्शन के साथ साथ, फ्रिक्शन को देखोगे तो फ्रिक्शन भी कहां तक लगेगा, यहां तक लगेगा ना, जितना ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रही है वहां तक लगेगा।
मतलब कि F इंटू एक्स के बराबर, तो ये मैंने लिखा F मतलब कि फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि x मतलब कि म्यू mg x के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू ई फाइनल। ई फाइनल मतलब कि इसको मैं लिखूं तो u फाइनल प्लस k फाइनल माइनस ई इनिशियल मतलब कि इसको मैं लिखूं तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल। अभी आप यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू mg x दैट इज इक्वल्स टू u फाइनल। यू फाइनल मतलब कि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में स्प्रिंग में स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी, तो वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। के फाइनल मतलब कि कार की फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में काइनेटिक एनर्जी, भाई वो तो जीरो है ना, वो तो जीरो है, कार रुक चुकी होगी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में, माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल मतलब कि जब कार जस्ट टकराती है तब ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी वो तो जीरो होगी, तब स्प्रिंग कॉम्प्रेस नहीं होगी, तो उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। एंड तब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कार की काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो भाई हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है ना। तो हम एक काम करते हैं, ये हाफ एम वी स्क्वायर को यहां पे लेके आओ, या फिर टू एलसीएम ले लो, तो यहां पे हो जाएगा माइनस टू म्यू एम जी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर के बराबर है ना। तो ये देखो माइनस टू म्यू एम जी एक्स है, उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज के एक्स स्क्वायर प्लस टू म्यू एम जी एक्स माइनस एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो भाई ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो से, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी है ना। तो हमें निकालना है x, और वो x निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां पे मुझे डेल्टा पता करना पड़ेगा। डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी मतलब कि क्या, ट्वाइस म्यू एम जी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस म्यू एम जी का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए मतलब कि के एंड सी मतलब कि माइनस एम वी स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये टोटल कितना हुआ, फोर म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर के एम वी स्क्वायर है ना। तो ये आया हमारे पास डेल्टा। अभी हमें x निकालना है, तो भाई रूट्स क्या निकलेंगे, x इज इक्वल टू याद करो माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा डिवाइड बाई ट्वाइस ए है ना। और यहां पे क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस हिसाब से अगर यहां पे कंसीडर करेंगे तो यहां पे ये बीच में प्लस कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो b है, b की वैल्यू होगी हमारे पास क्या है, ट्वाइस म्यू एम जी है, प्लस अंडर रूट में डेल्टा क्या आया हमारे पास, तो भाई ये फोर म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स के एम वी स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई ट्वाइस ए मतलब कि ट्वाइस के। अभी देखो ये अंडर रूट में से फोर दोनों में से कॉमन निकल जाएगा और बाहर आ जाएगा, तो वो टू बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू म्यू एम जी, और यहां से फोर अंडर रूट से बाहर, तो ये टू बाहर आएगा, और यहां पे बचेगा क्या, तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस के एम वी स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई ट्वाइस के। देखो यहां से ऊपर दोनों में से टू कॉमन आउट, और वो फर्दर नीचे वाले टू के साथ कैंसल आउट, तो यहां पे हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा एक्चुअल में। तो ये होगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी प्लस अंडर रूट में एक बहुत बड़ी टर्म दैट इज द म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस के एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय के। ठीक है, तो बच्चों यहां से आपको खुद से ट्राई करना है, आपको सारी चीजें दी गई है, म्यू कितना है, एम कितना है, जी कितना है, के कितना है, सब यहां पे प्रोवाइडेड है। आपको खुद से ट्राई करना है, वैल्यू प्लेस करना और खुद से कैलकुलेट करके मुझे बताना कि क्या यहां पे यू आर गेटिंग दिस आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.35 मीटर। अगर आपका ये आंसर आता है तो सही है, और ये आंसर को अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करोगे
तो आपको यहां पे दिखेगा क्लियर, यहां पे दिखेगा कि पिछले वाले केस में जब फ्रिक्शन नहीं था तब स्प्रिंग 2 मीटर तक कंप्रेस हुई थी, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन है तो ये स्प्रिंग 1.35 मीटर तक ही कंप्रेस हो रही है। मतलब कि बीच की जो एनर्जी है ना, उसको ज्यादा कंप्रेस करवा सकती थी, वो एनर्जी फ्रिक्शन ने क्या किया, स्ट्रो लेके निकाल ली हीट के फॉर्म में, है ना। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं हीट के फॉर्म में चली गई, इसीलिए वो एनर्जी यहां पे पोटेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाई, इसीलिए ये जो स्प्रिंग है वो उतनी कंप्रेस नहीं हो पाई जितनी इसके आगे वाले केस में कंप्रेस हुई थी, है ना। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।